ये दूसरा अध्याय है प्रकाश का अपवर्तन। पहला अध्याय में क्या पढ़े हो? प्रकाश का परावर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन पढ़े हो। ठीक है, परावर्तन में क्या होता था? मान लो ये चमकीली सतह या दर्पण है, तो प्रकाश स्रोत से लाइट, यानी कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ करके इस दर्पण से टकरा कर वापस लौट जा रहा था, है ना? क्या कोई दिक्कत? मतलब इधर से आया प्रकाश स्रोत से कहीं प्रकाश, और ये आईना से टकरा करके और वापस लौट गया, है ना? ये प्रकाश का परावर्तन था। लेकिन अपवर्तन क्या होता है? तो अपवर्तन होने के लिए ट्रांसपेरेंट वस्तु का आवश्यकता होता है, यानी कि पारदर्शी वस्तु का आवश्यकता होता है। इसमें पारदर्शी वस्तु का जरूरत हम लोगों को नहीं था परावर्तन के लिए, क्योंकि परावर्तन में क्या होता है? टोटल लाइट को रिफ्लेक्ट करना होता है, मतलब वापस लौटाना होता है। लेकिन अपवर्तन में क्या होगा? ये क्या बोलते हो, ये इस तरीके का वस्तु पारदर्शी वस्तु बोलते हैं ना। अब जैसे मान लो कि ये कांच का स्लाइड है, क्या 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 है? हाँ, कांच का स्लाइड, यानी कि कांच का एक आयताकार सिल्ली है। अब इसमें अगर लाइट आएगा, ठीक है, तो कुछ अपने पथ से विचलित हो जाएगा। क्या होगा? विचलित हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। जब कहीं से लाइट आया, प्रकाश स्रोत से प्रकाश आया, और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, ठीक है, तो अपने पथ से विचलित हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? किरण टेढ़ा हो रहा है। किरण क्या हो रहा है? हाँ, टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, होता है। और इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। याद रहेगा? कोई दिक्कत? प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरणें, आ जाओ, इसमें क्या लिखो? जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित। विचलित मतलब होना, विचलित होना मतलब टेढ़ा हो जाना। और यही घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। याद रहेगा? टेढ़ा होना। अब विचलित होना लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा वर्ड का भी जरूरत पड़ेगा हम लोगों को, जैसा साइंस में चलता है ना। ठीक, चलो लिख लो तब, प्रकाश का अपवर्तन। चैप्टर 2 का है ये, तो तुम लोग लिख लोगे अपने जैसे लिखते हो। प्रकाश का अपवर्तन, इसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें लिखोगे, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का या मुड़ने, ये प्रकाश के मुड़ने की इसी घटना को ऐसे ही लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रकाश के मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, तो ये याद रखना है। ठीक है, मतलब किरणों के दिशा में जो परिवर्तन हो रहा है, ये घटना क्या कहलाएगा? अपवर्तन। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बनाएंगे। अब यहाँ पे जैसे मान लो क्या, ये माध्यम 1 है ऊपर में और माध्यम 2 नीचे।
ठीक है, सीधा थोड़ा बना लेते हैं, चलो है, ध्यान देना थोड़ा। ये है माध्यम 1, इसको हम लोग μ1 लिखेंगे या माध्यम 1 लिखेंगे, ठीक है। और इसको लिख देते हैं माध्यम 2 यानी कि μ2 यानी कि माध्यम 2। अब करना क्या है, तो इसमें देखो एक प्रकाश की किरण आपतित करना है, ठीक है। ये अपने पथ से विचलित होगा, मुड़ा थोड़ा सा इस जगह पर, यही घटना क्या कहलाता है, यही मुड़ने की घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ पर हम लोग अभिलंब भी डाल सकते हैं, जैसा प्रकाश के परावर्तन में अभिलंब डालते थे। ठीक है, ये कौन तो जान ही रहे हो, कौन आई कहलाएगा और ये कौन आर, है ना, समझ गया। चलो अच्छा, माध्यम 1 में हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हवा है, क्या है, हवा, और ये क्या है, कांच या पानी, तो पानी ही मान लेते हैं यहाँ, है ना। तो ऐसा करके हम लोगों को देखने मिलता है। अब ऐसा वास्तविक में देखने मिलता है या नहीं देखने मिलता है, तो बिल्कुल वास्तविक में भी हम लोगों को देखने मिलता है। कहां पर, जब हम लोग पानी में कोई पेंसिल को तिरछा करके रख देते हैं तो वो टेढ़ा जैसा दिखाई देता है ना। क्या कोई दिक्कत, ये चीज समझ रहे होगा तुम लोग, क्योंकि घर में भी तुम लोग देखा कोई बर्तन को या कोई डंडे को जब हम लोग पानी में रख देते हैं तो वो टेढ़ा जैसा रहता है, बाल्टी में और टेढ़ा दिखता है या टूटा हुआ जैसा दिखता है। ये किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसके पीछे का मेन रीजन है क्या, तो समझना। देखो इसका घनत्व जो होता है अलग होता है, सघनता बोल सकते हैं, यानी कि प्रकाशतः सघन और प्रकाशतः विरल, जिसको पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो इसकी सघनता कम होता है और इसकी सघनता ज्यादा होता है। इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। अब प्रकाश की चाल ज्यादा और कम होने के कारण ऐसा हो जाता है, मुड़ जाता है, समझ गया। प्रकाश की चाल घटने बढ़ने के कारण, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल घटने बढ़ने के कारण ऐसा होता है। ये जो मुड़ रहा है प्रकाश, ये क्यों मुड़ रहा है, प्रकाश की चाल बदलने के कारण, याद रहेगा, कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज और है, जैसे श्वेत प्रकाश तुम लोग जानते हो, उसमें टोटल मिलाकर के कितना रंग होता है, कितना प्रकाश होता है, कितने रंग का प्रकाश होता है। श्वेत प्रकाश समझते हो, सूर्य प्रकाश जैसे श्वेत प्रकाश जो हम लोगों को मिलता है ना, ठीक है। सूर्य से हम लोगों को कौन सा प्रकाश मिलता है, श्वेत प्रकाश। इसमें 7 रंग होता है, 7 रंगों का भी अलग अलग चाल होता है। कोई दिक्कत, काम तो है ही लेकिन अलग अलग चाल होता है, ठीक। और ये अलग अलग माध्यम में भी अलग अलग प्रकार से काम करता है, जिसके कारण तुम लोग वर्ण विक्षेपण भी आगे पढ़ोगे, है ना, ठीक। तो इतना तो इधर अभी हम लोग नहीं जाएंगे, पहले अपवर्तन को समझ लियो। अपवर्तन से आगे यहाँ पर अगर देखोगे तो प्रकाश की चाल के बारे में जानेंगे, फिर प्रकाशतः सघन कौन है और प्रकाशतः विरल कौन है ना, इसके बारे में। तब फिर हम लोग ये इससे रिलेटेड जितना पॉइंट है ना, जैसा विलंब हो गया, आपतित किरण हो गया, अपवर्तित किरण हो गया, ये सबको भी मतलब डिफाइन करेंगे, ठीक है, परिभाषित करेंगे, ठीक। तो अब हम लोगों को समझना है प्रकाश की चाल, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखोगे, हाँ, प्रकाश की चाल, ठीक है। तो इसमें लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। लिखोगे किसी माध्यम में या निर्वात में प्रति 1 सेकेंड, प्रति सेकेंड, या ऐसे ही लिख सकते, प्रति 1 सेकेंड या प्रति सेकेंड, क्या निर्वात का चाल नहीं, निर्वात का चाल नहीं होता। निर्वात मतलब कुछ भी नहीं है, उस जगह को हम लोग निर्वात बोलते हैं, समझाएंगे अभी, ठीक है। तो किसी माध्यम में या निर्वात में प्रति सेकेंड प्रकाश के द्वारा तय की गई
दूरी प्रकाश की चाल कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसे C से सूचित किया जाता है। ठीक है, एवं यहां लिख देते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड या 3 गुना 10 पर पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड या इसी को हम लोग बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कोई दिक्कत? अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, ये भी याद रखोगे। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहां होता है? तो निर्वात में, ये भी याद रखना है। ठीक है, समझ गया? उसके बाद लिखोगे जिस माध्यम में प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है, वह माध्यम प्रकाशतः विरल माध्यम कहलाता है। एवं जिसमें प्रकाश की चाल कम होता है, प्रकाश की चाल कम होता है, वह प्रकाशतः सघन कहलाता है। ठीक है, इसको नोट करो, तुरंत हम समझा रहे हैं। तो समझोगे। इधर देखो, हम लोग बात किस चीज का कर रहे थे? प्रकाश के अपवर्तन का। परावर्तन का तो बात कर ही चुके हैं, अपवर्तन का बात करेंगे, है ना। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश की किरणें अपने पथ से विचलित होना, है ना। प्रकाश के किरणों का अपने पथ से विचलित होना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। और ये विचलित होगा कैसे, टेढ़ा कैसे होगा? जब माध्यम बदल जाता है। कोई एक माध्यम है दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, जैसे हवा से प्रकाश की किरणें आ रहा है ना, और जैसे पानी के अंदर जाएगा तो माध्यम बदल गया। पहले हवा में जा रहा था, अब किस में जाने लगा? पानी में। तो बस यही है। बहुत जगह पे तो तुम लोग देखते हो, जैसे तालाब में पूरा पानी भरा हुआ है, अब हवा से प्रकाश की किरणें आया और उसके बाद फिर तालाब के अंदर जब पानी में जाएगा तो वो क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन देखने मिलेगा वहां, है ना। तो ये चीज है। तो यहाँ पे भी देखो लिख दिए हैं, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन था वहां, ठीक है, REFLE था, यहाँ पे सिर्फ L था, R के जगह पर L, यहाँ पे R कर दिए तो यहाँ रिफ्रैक्शन हो गया। वहां पे क्या था? रिफ्लेक्शन। इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन ना।
इसमें देखो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, माध्यम का मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है जो ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, हीरा हो गया, है ना, समझ गया, तेल हो गया, कुछ भी ले सकते हैं जिसके आर पार दिखता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माध्यम। हालांकि माध्यम ये ठोस वस्तु भी है, ये सब जैसे लकड़ी हो गया, है ना, लोहा हो गया, ये भी माध्यम है, लेकिन प्रकाश का एक माध्यम नहीं है। प्रकाश इससे क्या बोलते हो हाँ, एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जा सकता इससे होकर के, ठीक है। ये प्रकाशता मतलब माध्यम नहीं है, प्रकाश के लिए कोई माध्यम नहीं है, तो ये चीज याद रखना। बात समझ गया? चलो, लेकिन वही अगर देखोगे ध्वनि का ये अच्छा माध्यम है, जैसे ठोस कुछ भी देखते हो तुम लोग, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, कागज हो गया, ये सब ज्यादा, दीवार हो गया, है ना, तो ये सब जो देखते हैं, या बोर्ड हो गया, ये ध्वनि का अच्छा माध्यम है। ध्वनि एक छोर से दूसरे छोर तक अच्छा से जाएगा, है ना, जितना हवा से नहीं जाता उससे ज्यादा अच्छा किससे जाएगा, ये बोर्ड से होकर के। उस छोर में कोई आवाज करेंगे तो यहाँ तक अच्छा से पहुंचेगा, लेकिन प्रकाश उस छोर में अगर डालेंगे वहां से किनारे से, तो दूसरे किनारे तक प्रकाश नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये पारदर्शी नहीं है। तो प्रकाश के लिए पारदर्शी माध्यम की आवश्यकता होगा, ये चीज याद रखना। तो यही चीज लिखे हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित मतलब क्या होना, टेढ़ा हो जाना, है ना। और प्रकाश के मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश का, अरे प्रकाश का, यहाँ तो का तो छूट गया है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तुम लोग लिख लिया होगा शायद, क्योंकि बोल रहे थे हम कई बार, है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, याद रहेगा। अब जैसे ये हवा है, ये पानी है, ये माध्यम 1 कहलाएगा, ये माध्यम 2 कहलाएगा। इसको μ1 से सूचित किया है, इसको μ2 से सूचित किया है। ये सतह जो है, ये हवा और पानी को अलग करने वाला सतह है ना। अब अपवर्तन होगा कहाँ? इसी सतह पर ही होगा। जैसे पानी में ये क्या बोलते हैं, हवा से प्रकाश की किरणें पानी में प्रवेश करेगी तो अपने पथ से विचलित हो जाएगा। जाना चाहिए था किधर से? हाँ, इधर से जाना चाहिए था, ये पथ से, है ना, ये वाला रास्ते से जाना चाहिए था। अगर ये पानी नहीं होता तो किधर से होके जाता? सीधा होके जाता। लेकिन ये जा रहा है किधर से? हाँ, इस रास्ते से, मतलब ये ए रास्ते से नहीं जा करके बी रास्ते से गया, और ये जो मुड़ा, यही घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। याद रहेगा, क्या कहलाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, इसमें हम लोगों को प्रकाश का अपवर्तन जानने के लिए तुम लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कब होगा? जब माध्यम बदलेगा, है ना। माध्यम बदलने के कारण प्रकाश का अपवर्तन क्यों हो रहा है, टेढ़ा क्यों हो जा रहा है लाइट? तो इसका कारण भी बताए थे कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग है। ये माध्यम अलग हो गया, ये दूसरा माध्यम हो गया। प्रकाश की चाल जैसे घटेगा बढ़ेगा तो ये मुड़ जाएगा, है ना। तो प्रकाश की चाल भी जानना जरूरी है। तो यही लिखे हैं, स्पीड ऑफ लाइट, याद रहेगा। तो किसी माध्यम में या निर्वात में, ठीक है, ऐसे निर्वात को भी माध्यम बोला जाता है, लेकिन ये माध्यम नहीं कहा जा सकता निर्वात को। जहां पर कुछ भी नहीं हो, हवा भी नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निर्वात। क्या ये निर्वात है? मेरे हाथ के दोनों हाथ के बीच में निर्वात है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हवा है ना। लेकिन जब हम लोग स्पेस में जाएंगे, अंतरिक्ष में, तो वहां पे हवा भी नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर कुछ दूरी तक ही हवा है, पता है ना। ठीक, वो भी किसके कारण? पेड़ पौधों के कारण। पृथ्वी पर पेड़ पौधा है, इस वजह से हवा का लेयर पूरा बना हुआ है, गैस का लेयर बना है, जिसको वायुमंडल बोलते हैं, है ना। लेकिन वही अगर दूसरे ग्रह पर चले जाओगे जहां पर ये पेड़ पौधा नहीं है, तो वहां पर हवा भी तुमको नहीं मिलेगा, वायुमंडल भी नहीं मिलेगा, है ना। जैसे चंद्रमा पर अगर देखोगे तो ये तो उपग्रह है, चंद्रमा पर भी जाओगे तो वायुमंडल नहीं मिलेगा, है ना। कुछ कुछ जगह पर बिना पेड़ पौधा का भी वायुमंडल है, लेकिन इतना भी ज्यादा, वो अलग तरीके का फॉर्मेशन होता है उसका। लेकिन पृथ्वी पर जितना भी वायुमंडल के बारे में तुम लोग जान रहे हो, तो पेड़ पौधा के कारण नहीं वो गैस इतना बना हुआ है ना। तो ये चीज याद रखना। बात समझ आ रहा है? तो इसमें देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तो किसी माध्यम में या निर्वात में प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश की चाल कहलाता है। याद रहेगा, 1 सेकेंड में कितनी दूरी चलेगा? तो 3 लाख किलोमीटर। कितना? 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, इसी को हम लोग लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। मीटर, किलोमीटर को अगर मीटर में बनाएंगे तो क्या होगा?
1000 से गुना करेंगे। जैसे देखो यहाँ ध्यान देना, इसी को थोड़ा सा बदल के दिखा देते हैं। 3 गुना 10 पर पावर 5 है ही, किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसको बदल देते हैं। 3 गुना 10 पर पावर 5 है ही, और गुना में लिख देंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे। अब क्या बदल गया, मीटर प्रति सेकंड। अब ये क्या लिखेंगे बताओ तो, 3 गुना 10 पर पावर, इसमें पावर 10 पर कितना आएगा, 3, 3 को 0 है तो 10 पर पावर 3, 10 गुना 10 गुना 10, 3 बार लिखोगे ना। चलो अब 10 पर पावर 3 और 10 पर पावर 5, नम्मा में पढ़ा होगा तुम लोग, a पर पावर x और गुना a पर पावर y, तो क्या होता है, a पर पावर x प्लस y होता है ना। तो जोड़ेंगे 5 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड। देख रहे हो, सेम लिखा हुआ है, अलग अलग तरीके से लिखा हुआ होता है। 3 गुना 10 पर पावर 5 मीटर प्रति किलोमीटर प्रति सेकंड, या 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर। याद रहेगा। 5 जीरो का मतलब क्या होता है, 5 जीरो का मतलब क्या होता है, लाख। याद रहेगा, अगर 3 है तो 3 लाख। कोई दिक्कत। चलो, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, ये भी याद रखना। अच्छा, प्रकाश की चाल को हम लोग c से सूचित करते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल को किससे सूचित करेंगे, तो C0 से, मतलब शून्य। निर्वात बोलेंगे या शून्य बोलेंगे तो ये याद रखना कि दोनों एक ही है, निर्वात, निर्वात या शून्य। कोई दिक्कत, निर्वात या शून्य। निर्वात का मतलब क्या हुआ, जहां पे कुछ नहीं है, और शून्य का मतलब भी कुछ नहीं है ना। तो निर्वात में या शून्य में प्रकाश की चाल कितना होगा, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। याद रहेगा, ठीक। C0 को किससे सूचित करेंगे, C0 से किसको सूचित कर रहे हैं, निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल। अच्छा, अगर हवा होगा तो क्या लिखेंगे, CA लिख देंगे, एयर, है ना। अगर ग्लास रहेगा मतलब कांच रहेगा तो CG लिख देंगे, है ना। अगर पानी रहेगा तो पानी में प्रकाश की चाल CW लिख देंगे। याद रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से हीरा रहेगा तो हीरा का मतलब क्या होता है, डायमंड, तो क्या लिख देंगे, CD। कोई दिक्कत, तो समझ जाओगे, ठीक है। अलग अलग माध्यम में देखो, ये भी लिख दिया कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, सब में प्रकाश की चाल एक जैसा नहीं होगा। इसको लिखाएंगे, पूरा लिस्ट दिया हुआ किताब में, इसको भी लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले अब देखो पढ़ना क्या है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है या अधिक होता है ना, वह माध्यम प्रकाशतः विरल कहलाता है। जैसे देखो ध्यान देना, हम लोग 2 माध्यम का यहां ही बात किए हैं, एक किसका, एक हवा का और दूसरा पानी का, है ना। एक हवा का और दूसरा पानी का। तो हवा में तो 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया, है ना। और इसमें शायद होगा 2.25 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। देख लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ, पानी में प्रकाश की चाल दिया है कहीं, पानी में प्रकाश की चाल, हाँ, पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब समझोगे, प्रकाश की चाल किस में ज्यादा, हवा में। कोई दिक्कत, हवा या निर्वात में लगभग सेम है, ठीक है। 2.99 होता है, इसीलिए इसको 3 ही लिख दिया है। निर्वात में से 3 होता है और हवा में कितना होता है, 2.99, 2.99, तो उसको मान लिया है 3। कोई दिक्कत। चलो अब ध्यान देना, तो इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है, इसमें कम है। तो अब बोलो कौन सा घन होगा और कौन विरल होगा, प्रकाशतः। हाँ, ये वाला क्या कहलाएगा, ये वाला विरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विरल। प्रकाशतः विरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रकाशतः विरल। और ये प्रकाशतः सघन, प्रकाशतः सघन। देखो लिखे, इसको डेंस कहा जाता है। विरल देखो हो गया, जिसमें ज्यादा चाल होगा उसको क्या बोलेंगे, विरल, और जिसमें कम चाल होगा उसको सघन। घन है, सघन, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ गया। इसको डेंसर और एक बोला जाता है, देखो नहीं यहाँ दिया होगा कहीं ना कहीं, सघन और विरल। एक डेंसर और एक रेरर। क्या बोला जाता है, इसको रेरर बोला जाता है, RARER, रेरर, और इसको डेंसर। याद रहेगा, इसको रेरर और इसको डेंसर। रेरर कौन होगा, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा,
अच्छा, तुम लोग सघन और विरल जानते हो? घनत्व जानते हो? घनत्व क्या होता है? घनत्व का मतलब क्या होता है? डेंसिटी, घनत्व, जिसको डेंसिटी पढ़ते हो ना इंग्लिश में, वो क्या कहलाता है? घनत्व। घनत्व का मतलब देखो, मान लो कि ये एक जगह है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है ना, इसमें अगर 50 आदमी आ जाएगा, है ना, एक कंडीशन में ऐसा है कि 50 आदमी रहेगा, एक कंडीशन में ऐसा है कि 100 आदमी रहेगा। तो जब 100 आदमी रहेगा तो घनत्व तो बढ़ गया है, आबादी क्या है? अधिक है, सघन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सघन। घनी आबादी को ही सघन बोला जाता है ना, ठीक है। तो यही चीज है, जब 100 व्यक्ति हो जाएगा इसी क्षेत्र में, क्षेत्र बढ़ाना नहीं है, अगर क्षेत्र दोगुना कर दे और आदमी भी दोगुना कर दे तब तो घन तो वही रह जाएगा, है ना। क्षेत्र बढ़ाना नहीं है, इतना बड़ा अगर मान लो कि खेत है, अब इतना बड़ा ही खेत नहीं बल्कि हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कहीं बाहर में फील्ड है, समझ गया, नहीं तो इतना बड़ा में 100 आदमी कैसे आएगा? ये तो देख रहे इधर से एक, इधर से एक, है ना, ठीक, इतना में 100 आदमी तो नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग ला सकते हैं, चलो एक आदमी यहाँ ला दिए, ठीक है, एक आदमी आ गया, है ना, समझ गया। तो उसी तरीके से हम लोग और 49 को आदमी ला सकते हैं या 99 को भी आदमी ला सकते हैं इसमें, है ना, ठीक है। अगर ये मान के चले तो आदमियों मान लिए छोटा छोटा है, क्या कोई दिक्कत? माना कि व्यक्ति ये है ना, माना कि ये एक व्यक्ति है, तो ऐसे करके चलो अब समझना। तो जब व्यक्ति की संख्या अधिक हो जाएगा इसी क्षेत्रफल में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सघन, यानी कि घनत्व अधिक हो गया है। और जब व्यक्ति की संख्या कम होगा तो इसको विरल बोलेंगे, है ना, घनी आबादी नहीं है, कोई दिक्कत? ठीक, तो ये चीज है, बात समझ आ गया। तो रेयरर का मतलब क्या होता है? विरल, और सघन का मतलब क्या होता है? डेंसर, है ना, याद रहेगा। चलो अच्छा, प्रकाश की चाल किसमें अधिक होगा? सघन में या विरल में? विरल में। कोई दिक्कत? प्रकाश की चाल किसमें अधिक होगा? विरल में। और कम किसमें होगा? सघन में। कोई दिक्कत? समझ गया? पंखा टूट के गिरेगा ना? एक चीज पता है, चलता हुआ पंखा गिरने से मरता नहीं आदमी, ऐसे रुका हुआ पंखा अगर गिर जाएगा तो मर जाओगे, सच में। वैसा नहीं है रे, सिर्फ तार अगर हट जाए तब, तो करंट से मरोगे, ऐसे चोट से नहीं मरोगे, ठीक है रे। तुम लोग मना रहा है कि गिरने के बारे में, हाँ, इतना समझ गया? चलो ठीक। अब इसमें कोई तरीके का दिक्कत किसी जगह पे? अब हम लोगों को जानना है, कुछ डाल दोगे तो कट जाएगा, हाँ, लेकिन आदमी डाल दोगे नहीं कटेगा। प्रकाशता, रे सुनो, एक वर्ड है प्रकाशता, ठीक है, समझ गया? प्रकाशता का मतलब क्या हुआ? प्रकाश की तुलना में या प्रकाश के सापेक्ष। कोई दिक्कत? अब जैसे कहीं आदमी है तो आदमी के सापेक्ष बोलते हैं, कहीं पे अगर मान लो कुछ और है तो कुछ और के सापेक्ष बोलते हैं, कहीं प्रकाश है तो प्रकाश के सापेक्ष, कहीं ध्वनि है तो ध्वनि के सापेक्ष, है ना, कोई दिक्कत? और कहीं पे और कुछ है तो और कुछ का बात बोलेंगे। प्रकाशता मतलब क्या हुआ? प्रकाश की तुलना में हम लोग बात दूसरे चीज का नहीं करेंगे, याद रहेगा? ठीक, द्रव्यमान का बात नहीं करेंगे कि कितना पदार्थ उसमें, उसका हम लोगों को मतलब नहीं है। प्रकाश को देखना है कि प्रकाशता सघन है कि विरल है ना। कोई दिक्कत? चलो ठीक, चलो अब अगला है, प्रकाश की चाल हो गया है। अच्छा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना हो गया? 3 × 10⁸। पानी में प्रकाश की चाल कितना हो गया? 2.25 × 10⁸। और एक है कांच में, ये भी याद रखना थोड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत? हालांकि निकालने सिखाएंगे, अभी निकालने सिखाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। या तो चाल याद करो या तो आप वर्तनांक याद करो। तो देखो, तुम लोग कहीं साइड में लिख लोगे, ठीक है, और लिखोगे तो क्या लिखोगे?
यहां लिख देना है प्रकाश की चाल, कहीं अलग से लिख लेना, प्रकाश की चाल। किसमें हम लोग लिख रहे हैं? तो सबसे पहले लिखते हैं निर्वात, है ना। निर्वात में कितना है? 3 गुना 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकेंड। चलो उसके बाद पानी में कितना होगा? 2.25 गुना 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में 2 गुना 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये लिख लो 3 गो का, काफी ज्यादा बार पूछा जाता है तो इसीलिए, और बाकी हम मिटाते हैं। इसमें देखो रे, इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ने मिलेगा समझोगे, ठीक है। जैसे पहले हम लोग परावर्तन में पढ़े आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, है ना, अविलंब, आपतित, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सब जो पढ़े थे वैसे ही यहाँ पर भी हम लोगों को देखने मिलेगा, है ना। ठीक, मान लेते हैं कि इस जगह पर इधर देखो चित्र बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये माध्यम 1 है, μ1, इसको हम लोग हवा मान लेते हैं, यानी कि माध्यम 1, ठीक है। माध्यम 1 है ये, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हवा है, ठीक है। और ये माध्यम 2 मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि μ2, और ये माध्यम 2 है, ठीक है। और इसको हम लोग पानी मान लेते हैं, या कांच मान लेंगे, कुछ भी, ठीक है। ये देखो आने वाली किरण है, तो इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण, है ना। ये थोड़ा विचलित होकर के दूसरे माध्यम में जाएगी, तो ऐसे करके टेढ़ा होके आया, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इस पर हम लोग क्या करेंगे? अविलंब खींचेंगे, और ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा? ये वाला बिंदु आपतन बिंदु, है ना। तो देखो ये हो गया A, ये हो गया O, ये हो गया B, ठीक है। ये हम लोग मान लेते हैं कि ये x y है, ठीक है, दोनों माध्यम का सतह है, कोई दिक्कत? अब समझना है तुम लोगों को इसमें क्या क्या हम लोगों के पास देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस जगह पर कौन I होगा, और ये कौन कहलाएगा? R, ठीक है। तो इसमें देखो जितना यहाँ पे पॉइंट दिया वही सब बताएंगे, क्योंकि बाद में फिर हम लोग जैसे जैसे दिया रहेगा वैसे वैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो आपतित किरण दिया है, फिर आपतन बिंदु दिया है, फिर अविलंब दिया है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अच्छा आपतन, एक अपवर्तित किरण है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो देखो हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट है। कितना पॉइंट? 6 पॉइंट। पहला क्या? आपतित किरण, है ना, आपतित किरण, ठीक है। दूसरा क्या है? आपतन बिंदु, है ना। तीसरा क्या है? अपवर्तित किरण, अविलंब है, चलो कोई बात नहीं, अभिलंब, है ना, ठीक। चौथा क्या है? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, है ना। उसके बाद ये आपतन कोण है और अपवर्तन कोण, है ना। सबका इंग्लिश भी लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपतित किरण का क्या है? इंसिडेंस है ना, स्पेलिंग भी देख लेना तुम लोग, इंसिडेंस रे, ठीक है। दूसरा पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद नॉर्मल, है ना, ई रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना,
एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ना। देख लेना सब, कोई दिक्कत? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो हटा। तो अब हम लोग सबको एक एक करके समझेंगे और बना के आना है तुम लोगों को, घर से ही सबको परिभाषित करके आना है, ठीक है? तो ध्यान से समझोगे, क्योंकि इसके बारे में पहले भी पढ़ा चुके हैं पहला अध्याय में, है ना? तो इसमें अगर तुम लोग देखोगे, ये चित्र को अगर देखोगे तो आसानी से समझ आ जाएगा तुम लोगों को कि यहाँ कौन कौन सा क्या है ना? यहाँ पर अगर देखते हो तो ओ ए क्या है? आपतित किरण है, किसी प्रकाश स्रोत से आ रहा है, मतलब जहां से भी आ रहा होगा निकल करके वहां से आ करके और किसी माध्यम के सतह पर पड़ रहा है ना? तो किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण बोला जाएगा, यानी कि इंसिडेंस रे। कोई दिक्कत? चित्र में कहाँ पे है ये? तो ओ ए या ए ओ, क्या है? ए ओ। कोई दिक्कत? चलो उसके बाद ये वाला देखो, अगला कौन है? आपतन बिंदु। तो देखो ध्यान देना, माध्यम के सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, माध्यम के सतह के जिस बिंदु पर, ये माध्यम है ना, ये माध्यम दूसरा और ये माध्यम एक है। माध्यम एक और माध्यम दो का जो बीच वाला सतह है, यानी कि क्या बोल सकते हो, दोनों का सतह, यानी कि इसी सतह से दोनों डिवाइड हो रहा है, माध्यम एक और माध्यम दो। माध्यम ऊपर वाला माध्यम एक कहलाएगा और नीचे वाला माध्यम दो कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो किसी माध्यम के, क्या लिखोगे? माध्यम के किसी बिंदु पर, हाँ माध्यम के जिस बिंदु पर, किसी बिंदु पर नहीं, माध्यम के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। याद रहेगा? कोई दिक्कत? माध्यम के सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है वह आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु यहाँ कौन है? ओ है। समझ रहे हो? तो इसमें पहले तो बताओ क्या लिखोगे आपतित किरण में? बताओ, किसी प्रकाश स्रोत से आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है, लिख लोगे, ठीक है? इसे ए ओ द्वारा दर्शाया गया, चित्र में इसे ए ओ द्वारा दर्शाया गया। कोई दिक्कत? चलो उसके बाद आपतन बिंदु का क्या लिखोगे? आपतित किरण माध्यम के सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। आपतित किरण माध्यम के सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है वह आपतन बिंदु कहलाता है। कोई दिक्कत? चलो ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्या है? अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये तो पहले चैप्टर में भी पढ़े हो, वही सेम। आपतन बिंदु क्या होगा? अभिलंब क्या होगा? आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब होता है, यह अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। कोई दिक्कत? चलो उसके बाद क्या है? अपवर्तित किरण, है ना? अपवर्तित किरण, तो क्या लिखोगे? अपवर्तन के पश्चात। क्या लिखोगे? अपवर्तन के पश्चात, ठीक है? मुड़ने वाली किरण को, या अपवर्तन के पश्चात मुड़ने वाली किरण को, या ऐसे भी बोल सकते हो अपवर्तन के पश्चात निकलने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहा जाता है। यहाँ पे भी देखो लिखा होगा अपवर्तित किरण, दूसरे माध्यम में उड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। ये माध्यम एक है, ये माध्यम दो है, तो दूसरे माध्यम में जा रही है ना। कोई दिक्कत? तो ये भी लिख सकते हो, दूसरे माध्यम मुड़कर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। याद रहेगा? दूसरे माध्यम में मुड़कर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं, या अपवर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को या निकलने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन कहाँ हुआ? इस जगह पर, इस पॉइंट पर, है ना? मुड़ गया, और मुड़कर जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। कोई दिक्कत? चलो उसके बाद देखो आपतन कोण का परिभाषा क्या लिखोगे? तो देखो ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब, तो इन दोनों के बीच का कोण, तो क्या लिखोगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। और ये नीचे वाला का क्या लिखोगे? आर का ये अपवर्तन कोण का आपतन कोण, और एक है अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण का क्या हो जाएगा बोलो तो?
अपवर्तन कोण का क्या हो जाएगा, बोलो। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। कोई दिक्कत? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, देखो अपवर्तित किरण ये हो गया और ये अभिलंब हो गया, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। याद रहेगा? चलो ये सब का लिख लोगे, किसी का भी लिखने का हो लिख लोगे और सब का लिख के ही आना है। अच्छा, यहाँ पे जब आपतन कोण लिखोगे ना तो परिभाषा लिख के फिर लिख देना, इसे कोण आई से सूचित किया जाता है। किससे? हाँ, कोण आई से, और इसको कोण आर से। ठीक है, चलो यहां तक तो कंप्लीट हो ही गया है। ठीक है, अब आगे हम लोगों को जानना है यहाँ पे सघन और विरल, तो जान ही रहे हो, है ना। सघन और विरल, सघन मतलब क्या होता है, जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, और विरल मतलब जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो। वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो वह सघन क्या बोलते हैं, विरल कहलाता है, प्रकाशतः विरल कहलाता है ना। और वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो वो प्रकाशतः सघन कहलाता है। याद रहेगा? तो ये पॉइंट लिख लो तुम लोग। अपवर्तन की व्याख्या में 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट का परिभाषा लिख के आना है। कल हम लोग कल चेक करेंगे कॉपी में। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे 2 लाइन लिखा देते हैं इस जगह पर, तो तुम लोग लिख लोगे। ये क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, इसको लिख लो कॉपी में। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि जब प्रकाश की किरणें है ना सघन माध्यम विरल माध्यम से, ठीक है याद रखना, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किरण या किरणें, या किरण ही लिख देते हैं, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, पश्चात मतलब समझते हो ना, बाद, अभिलंब की ओर मुड़ती है। चलो लिखा इसको, तो एक बार थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद लिखना तब नहीं होगा। ठीक है, रुक जाओ, देखो यहाँ इधर टोटल जितना क्वेश्चन है, ये जितना पॉइंट है इसका क्वेश्चन बना लेना। ठीक है, परिभाषा सब लिख लेना, इसको समझ लो थोड़ा। ये 2 लाइन लिखे हैं, इसमें देखो ध्यान देना, क्या बोले हैं कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा। विरल मतलब क्या, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है ना, और सघन में कम। तो अगर विरल से सघन में जाएगा तो किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर मुड़ेगा। अभिलंब की ओर मतलब कि अभिलंब के पास आ जाएगा। जैसे यह अभिलंब है, सीधा वाला लाइन क्या है, अभिलंब, तो देखो मुड़ के किधर चले गया, अभिलंब से सटने लगा, अभिलंब की ओर सट गया। जब सघन विरल से सघन में जाएगा तब, और अगर सघन से विरल में जाएगा तो दूर हटेगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये जाना चाहिए था इधर सीधा, लेकिन और दूर हट गया। क्या हो गया, और दूर हट गया। तो
तो यही लिखे हैं कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन से विरल माध्यम में जाती है तो किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर मुड़ती है। ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, कोई दिक्कत? तो ये तक, यहाँ तक तो हो गया, उसके बाद लिख के फिर तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखो जल्दी। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे क्या, ये एक और स्टेटमेंट एक तरीके से याद रखना है कि यदि आपतित किरण लंबवत आपतित हो, आपतित किरण मतलब क्या हुआ, आने वाली किरण, अगर ये माध्यम है, माध्यम एक है ये μ1 और ये माध्यम 2 है ना, माध्यम 1 और 2, जैसे आपतित किरण लंबवत आएगा, ये सीधा लंबवत आया तो ये बिना मुड़े क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, दूसरे माध्यम में चली जाएगी। तो वही लिखा है यहाँ, यदि आपतित किरण लंबवत आपतित हो तो किरण बिना मुड़े दूसरे माध्यम में चली जाती है। कोई दिक्कत? चलो ठीक है। तो देखो अगला जो पॉइंट है वो क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पार्श्विक विस्थापन। तो पार्श्विक विस्थापन है क्या, समझोगे, ठीक है। पहले तो हम लोग ये चीज जान चुके हैं कि अपवर्तन क्या होता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें जाता है तो माध्यम की सघनता बदलने के कारण, ठीक है, अपने पथ से विचलित होता है ना, चाहे अविलंब की ओर मुड़ेगा ना, या तो अविलंब से दूर चले जाएगा। दो स्थिति में से एक स्थिति होगा, ठीक। तो हम लोगों को ये चीज तो समझ आ गया कि मुड़ता है किरण, लेकिन अगर मान लो क्या कुछ ऐसा स्थिति आ जाए हमारे पास कि एक ये क्या है, कांच का स्लैब है, क्या है, हाँ कांच का स्लैब है। कांच का स्लैब समझते हो ना, इतना बड़ा कांच का टुकड़ा है जो एकदम बिल्कुल समतल है ना, ठीक। अब इस पर आपतित किरण लाया गया है, कोई दिक्कत? तो अब तुम लोग जान ही रहे हो, देखो यहाँ पे ये सीधा ही है लगभग, और नहीं सीधा होगा तो एडजस्ट कर लेना। ये देखो ए है, इसको मान लेते हैं इस जगह पर क्या, बी, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, बी। अब देखो ध्यान देना, तुम लोग खुद जान रहे हो कि ये किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर। किधर मुड़ेगा, इधर, है ना, कोई दिक्कत? और उसके बाद अगर देखो मान लो कि ये माध्यम नहीं रहता, ये कांच नहीं रहता, जैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं μ1 और ये क्या μ2, और यहाँ पर फिर क्या μ1, वापस वही ना गया, इधर हवा है तो इधर भी हवा है, क्योंकि यहाँ तक तो कांच है। अब यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं, सी, इस जगह पर क्या मान लिए, सी। अब अगर मान लो कि ये वाला अगर लाइट नहीं, क्या बोलते हैं, ये कांच अगर नहीं रहता तो क्या होता, प्रकाश की किरण इधर सीधा आता, इधर, कोई दिक्कत? थोड़ा सा टेढ़ा हुआ क्या, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, ठीक। अब यहां पर इसको μ1 फिर से हम लोग लिख दिए, और चलो कौन, μ1 μ2 और μ1 फिर से, हाँ एम नहीं है, म्यू बोलते हैं इसको, एम जैसा ही रहता है, या तो यू लिख के, देखो यू लिख के इसका पुछड़ी ऐसे बन रहा था, समझा, इसको म्यू बोलते हैं, मतलब इसको दर्शाते हैं माध्यम को ऐसे करके। अब समझना यहां पर कि इसमें क्या होगा कि देखो जिस तरीके से पहले जाता, मान लो कि ये यानी कि कांच का स्लैब अगर नहीं होता तो ये सीधा ऐसे करके जाता, तो निकलेगा जब किरण, यानी कि कांच से जब बाहर निकलेगा तो इसी के समांतर होके चले जाएगा। लाइट क्या होगा, इसी के समांतर, ये देख रहे हो ना, ठीक। तो इस स्थिति में अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और यहाँ पे मान लेते हैं डी। तो अगर तुम लोग देखोगे ये वाला जो किरण है, ये वाला जो पहले जो था और ये वाला जो बाद में जो निकला है ना, इन दोनों के बीच में समांतर दूरी बन गया। अगर ये कांच का स्लैब नहीं होता, ये सीधा इस रास्ते से होकर जाता, मान लेते हैं यहाँ पर कि पी है तो ए पी रास्ते से होकर के जाता, लेकिन अभी जा रहा है किससे, सी डी से होकर के जा रहा है। तो ये जो समांतर दूरी उत्पन्न हुआ इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, यहाँ पर डी है, क्या है, डी। और इसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलेंगे, पार्श्विक विस्थापन। अब इसमें थोड़ा सा कुछ कुछ बात को समझना है। जैसे मान लो क्या ए बी क्या है, तो तुम लोग जान रहे हो आपतित किरण, बी सी क्या है, अपवर्तित किरण, और इसको बोल देंगे निर्गत किरण। निकल के बाहर, ये बाहर निकला तो इसको क्या बोल देंगे, निर्गत किरण, याद रहेगा, ठीक। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण। तो आपतित किरण ये वाला हो गया, एपी क्या हो गया, आपतित किरण। ऐसे ए बी ही आपतित किरण है, लेकिन एपी को भी बोल सकते हैं क्योंकि यही रास्ता है सेम,
तो एपी हो गया आपतित किरण और सीडी हो गया निर्गत किरण, या ए बी हो गया आपतित किरण, सीडी हो गया निर्गत किरण। तो ए बी और सीडी के बीच में जो समांतर दूरी उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन। अब परिभाषा थोड़ा सा अगर लिखोगे कैसे लिखना होगा, कैसे लिखोगे बोलो तो, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच समांतर दूरी को, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच की समांतर दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। याद रहेगा, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच की समांतर दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। ये कैसे हो रहा है, कैसे, तो जब कोई यानी कि एक माध्यम से जब प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा और दूसरे माध्यम से पुनः उसी माध्यम में प्रवेश करेगा, है ना, तो उस स्थिति में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच समांतर दूरी उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, पार्श्विक विस्थापन। तो चलो इसको लिखोगे, इसमें लिखोगे जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें माध्यम 1, माध्यम 1 से, माध्यम 1 मतलब यहां ब्रैकेट में लिख देना है μ1 से माध्यम 2 में, माध्यम 2 मतलब क्या, μ2 में प्रवेश करती है एवं पुनः माध्यम 1 में किरण या किरणें आती है या निकलती है ना, तो आपतित किरण, इसका नाम यहां पर क्या लिखेंगे बोलो तो, ए बी एवं निर्गत किरण कौन, सी डी के बीच की समांतर दूरी यानी कि डी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। पार्श्विक विस्थापन मतलब क्या हुआ, डी कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, थोड़ा सा लिखना है अच्छा से। जब तक अच्छा से नहीं लिखोगे तो नंबर मिलने वाला है क्या, नहीं। यहीं पे इस जगह पर लिख देना, यहां पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, ये जो डी लिखे हैं वो क्या है, पार्श्विक विस्थापन। कोई दिक्कत, चलो इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। जब प्रकाश की किरणें माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है एवं पुनः माध्यम 1 में किरणें आती है या निकलती है, तो आपतित किरण ए बी एवं निर्गत किरण सी डी के बीच की समांतर दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, अगला देखो पॉइंट क्या है, अपवर्तनांक। क्या बोला, अगला पॉइंट है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का इंग्लिश तो दिया ही नहीं है, वाह तुम तो बहुत ज्यादा ज्ञानी है रे। कुछ देख रहे हैं अपवर्तनांक का, ये बोल रहे अपवर्तनांक कौन, और अपवर्तनांक कौन तो होता भी नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है,
चलो अपवर्तनांक, अगला पॉइंट क्या है? अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, यहाँ ए होता है। चलो ध्यान देना यहाँ पे रे। आगे देखो अगला पॉइंट क्या है? अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग ये चीज को देखने वाले हैं कि किसी माध्यम में जब मान लो कि कहीं से प्रकाश की किरणें आ रहा है ना, या निर्वात से ही आ रहा है, और किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो कितना प्रकाश की चाल घटेगा, है ना, वो चीज को हम लोग देखने वाले हैं। बात समझ आ रहा है यहाँ? ठीक, यानी कि तुलनात्मक तरीके से देखेंगे कि प्रकाश की चाल किसी माध्यम में, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरणें जाती है तो वो अब क्या बोलते हो, प्रकाश की चाल घटेगा या बढ़ेगा, है ना। तो चलो, तो इसमें करना क्या है हम लोगों को, तो यहाँ पर लिखेंगे, लिखो किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है। ठीक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है। अब देखो हम लोग ऐसे करके समझेंगे, यहां पर लिखेंगे अतः अपवर्तनांक बराबर शून्य में या निर्वात में, ठीक है, शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम जिसका हम लोग निकाल रहे हैं ना, में प्रकाश की चाल। यह अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे। तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए इसको देखो अपवर्तनांक को हम लोग n से सूचित करते हैं। किससे? n से। और शून्य में प्रकाश की चाल को किससे सूचित करते हैं? c से। कोई दिक्कत? और माध्यम में, किसी माध्यम में अगर प्रकाश की चाल को निकालना है तो cm लिख देते हैं, मतलब प्रकाश की चाल इन मीडियम। ठीक है, तो cm लिख दिए। इस तरीके से हम लोगों को निकालना है। अब हमारे पास देखो यहाँ पे कुछ कुछ उदाहरण है जो सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत? ये हमारे पास क्या हो गया? व्यंजक। क्या हो गया? व्यंजक। अब एग्जाम्पल देख लोगे, है ना। यदि पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल कितना रहता है बताओ तो? पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है पता है? नहीं, 2 लाख, हाँ 2.25 ना, 2.25 गुना, कल भी बताए थे 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड है। तो पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करें। पानी का अपवर्तनांक, ठीक है, ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, अभी और तुम लोगों को देंगे, लेकिन पहले ये क्वेश्चन समझ लो। यदि पानी में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁻25 गुना 2.25 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड है, तो पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। समझ लो, इधर थोड़ा देखोगे, लिखोगे यहाँ पर, यहाँ लिख देना है सॉल्व और लिखना है चूंकि। देखो C0 यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, या C बराबर, डायरेक्ट C बराबर भी लिख सकते हो, कितना? 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। पढ़ाए थे ना, शून्य में प्रकाश की चाल इतना। अच्छा, उसके बाद पानी में, तो पानी को हम लोग वाटर लिखते हैं, तो CW लिख देते हैं, मतलब वाटर समझ लेना, पानी में प्रकाश की चाल।
कितना मान ले, देखो दिया हुआ है 2.25 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड है। तो क्या निकालना है, NW निकालना है, मतलब अपवर्तनांक किसका, पानी का। कोई दिक्कत, लिखोगे अब सूत्र से, जैसा बनाते आ रहे हो न्यूमेरिकल्स वैसे ही बनाना है। सूत्र से क्या लिखेंगे, NW बराबर बोलो तो C और बटे CW। CW मतलब पानी में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल और बटे पानी में प्रकाश की चाल। अब बताओ NW बराबर क्या लिखोगे, शून्य में प्रकाश की चाल कितना, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, और ये इसमें 2.25 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर प्रति सेकंड कट जाएगा, 10⁻8 भी कट जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, NW बराबर 3/2.25, दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा। अब भाग देंगे तो कितना आएगा बता तो, NW बराबर बोलो, भाग देंगे तो कितना होगा, 1 दशमलव कितना 7 आएगा। देख लेते हैं, 1.7 तो नहीं आना चाहिए, 1.33 आना चाहिए। यहाँ पे भी देखो दिया हुआ है। हाँ ऐसे भी देखो, इसको ऐसे कटा सकते हैं हम लोग, 75 से इसमें अगर कटाएंगे तो कितना बार में कटता है, 75 चौके और 75 तिया, 3 बार में और 4 बार में। देखो यहाँ 75 से भाग देंगे 300 है रे, और बटे कितना 225, 75 का टेबल पढ़ोगे ना तो इसमें 4 बार में आएगा और ये 3 बार में आएगा। तो भाग दोगे 3 से किस में, 4 में, तो NW बराबर देखो कितना हो जाएगा, 3 से भाग दो तो कितना हो जाएगा, एक बार में सबसे पहले भाग लगेगा, कितना बचेगा, दशमलव देंगे तो 1 का फिर बचा, शेष बचा था 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 3 3 3 ऐसे चलेगा, इतना ही रहने दो आंसर। अच्छा अगर पूछा जाएगा अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो कुछ भी नहीं, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ मीटर प्रति सेकंड था, नीचे भी मीटर प्रति सेकंड है, तो कट जाएगा तो क्या बचा, कुछ नहीं, समझा। तो अगर अपवर्तनांक किसी का भी निकालने बोलेगा तो निकाल लोगे। अब तुम लोगों को निकालना है कांच का, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल यहां पर लिख देते हैं 2 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। अब निकाल देना है तुम लोगों को, ये निकालना है तुम लोगों को, पहले इसको उतारो उसके बाद ये निकालोगे। तो ध्यान देना रे, पिछले दिन क्या बताए थे, अपवर्तनांक है ना, क्या बताए थे, अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं ना, ठीक। इसमें हम लोग इसको n से सूचित करते हैं, तो n बराबर क्या लिखे थे, C/cm, मतलब जो भी मीडियम होगा उसमें प्रकाश की चाल। कोई दिक्कत। अब देखो कल तुम लोगों को बताए थे पानी या कांच का निकाल के दिखाए थे रे, अपवर्तनांक किसका, कांच का, पानी का निकाले थे। अच्छा ठीक, तो कांच का अगर निकालेंगे, मान लो कि हम लोग किसका निकाल रहे हैं, कांच का, कांच का अपवर्तनांक, और कल बताए भी थे ना, क्वेश्चन दे दिए थे निकालने के लिए, निकाला था, कौन कौन निकाला था। तो क्या लिखेंगे, कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम, यानी कि कांच बोल सकते, माध्यम तो कांच है ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या, कांच में प्रकाश की चाल। अब समझोगे, यहां ध्यान देना, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ये तो पूरे कैंसिल हो जाएगा, 3/2 बचा, मतलब 1.5, कोई दिक्कत, 1.5। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, कांच का अपवर्तनांक।
अगर अपवर्तनांक दिया रहेगा तो प्रकाश की चाल निकाल पाओगे उस माध्यम में। मान लो किसी पदार्थ का अपवर्तनांक, जैसे यहाँ पे लिस्ट दिया है, उसी से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे एक बेंजीन है, ठीक है, क्या है, हाँ बेंजीन, रसायन शास्त्र में पढ़ाएंगे तुम लोगों को। इसका अपवर्तनांक दे दिया है 1.50, तो इसमें प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, सी बी लिख देते हैं, मतलब बेंजीन, कोई दिक्कत, सी बी। तो इसमें ये हम लोगों को निकालना है, यानी कि बेंजीन में प्रकाश की चाल। तो कैसे निकलेगा, सूत्र तो जानते ही हो, एन बराबर क्या हो जाएगा बोलो तो, एन बी बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे सी बी, जानते हो ना, सूत्र तो यही है। देखो, बेंजीन का अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटे बेंजीन में प्रकाश की चाल, ये सूत्र होता है। ठीक, बेंजीन का अपवर्तनांक कितना है 1.50, और इसमें बता तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ये वाला तो है नहीं, यही निकालना है। अब ये वाला यहाँ ले जाएंगे और ये वाला यहाँ ले आएंगे, ये भाग में तो इधर जाएगा तो गुना में, तो सी बी हो जाएगा, और ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.5 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ 1.5 है और यहाँ पर कितना है 3, तो हम लोग सी बी बराबर लिख सकते हैं 30 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और बट्टे 15। अगर इसका दशमलव हटाएंगे देखो 0 लग जाएगा, 15 दूना 30, तो इसीलिए देखो कितना हो जाएगा, सी बी बराबर कितना हुआ 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब कांच के जैसा ही ये है। कोई दिक्कत, समझा इस बात को। क्या बात कर रहे थे हम लोग कि बेंजीन का अपवर्तनांक देखो दिया हुआ है, बेंजीन में प्रकाश की चाल ज्ञात करना था, तो सूत्र तो जानते ही हो, बेंजीन का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, शून्य में प्रकाश की चाल यानी निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे बेंजीन में प्रकाश की चाल, है ना। शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है, नीचे वाला पता नहीं था, उधर का दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ वैल्यू था उसको रख दिए, इसको वहां ले गए, इसको यहाँ ले आए, है ना। 1.5 से 3 कितना बार में कटेगा, 2 बार में, अगर दशमलव हटाएंगे तो ये 15 हो जाएगा और वो 30 हो जाएगा, 2 बार में कटा दिए, या डायरेक्ट भी 2 बार में कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2 × 10⁸ तो बचा हुआ रह गया, मतलब यही हमारे पास वैल्यू आया कितना, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत। अच्छा, एक चीज और है, इसी में हम बताना चाह रहे थे, हाँ अगर ये हम लोगों का देखो, हमारे पास यहाँ पे एक क्या है, कांच है, और दूसरा क्या है, बेंजीन। तो कांच और बेंजीन का अपवर्तनांक तो दोनों का सेम है। बेंजीन रासायनिक पदार्थ है, एक तरीके का केमिकल बोल सकते हो। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H6। ठीक है, जैसे जल का, पानी का होता है ना H2O। ठीक है, रासायनिक पदार्थ है, द्रवित अवस्था में रहता है ज्यादातर। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक, ये तरल पदार्थ है बेंजीन। अब जैसे चीनी तुम लोग जान रहे हो, ये रासायनिक पदार्थ है, जैसे C12H22O11, है ना, उसी तरीके से बेंजीन भी है। कोई दिक्कत। तो रासायनिक पदार्थ है, द्रवित अवस्था में होता है, और इसका अपवर्तनांक लगभग कितना है, कांच के बराबर। अब कांच के बराबर अगर अपवर्तनांक है तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग मान लो कि यहाँ पे एक डब्बा है और डब्बा में बेंजीन रख दिए, क्या है यहाँ पे पूरा बेंजीन भरा हुआ है, और इसमें कांच का एक स्लैब डाल देंगे, और अगर मान लो कि इधर से प्रकाश डालेंगे तो बताओ मुड़ेगा या नहीं मुड़ेगा, बताओ। लाइट यहाँ तो खैर मुड़ेगा, इस जगह पर तो मुड़ेगा ना, क्योंकि हवा से प्रकाश, देखो हवा से प्रकाश कहाँ जा रहा है, बेंजीन में। ठीक, तो यहाँ से तो मुड़ जाएगा, लेकिन इधर नहीं मुड़ेगा। क्यों, इसका अपवर्तनांक 1.5 और इसका भी अपवर्तनांक 1.5 है। दोनों का अपवर्तनांक अगर सेम रह गया तो प्रकाश की चाल बदलेगा नहीं, और नहीं बदलेगा तो मुड़ेगा भी नहीं। याद रहा, ये चीज याद रखना। बात समझ में आ रहा है यहाँ। ठीक, दूसरा अध्याय में ये वाला दिया है, इस तरीके का ऑब्जेक्टिव एक दिया है कि इसका अगर अपवर्तनांक 1.5 है तो इसका कितना होगा, 1.5 ही होगा, क्योंकि मुड़ा नहीं है, प्रकाश की किरणें मुड़ा नहीं है, और मुड़ेगा ही नहीं क्योंकि दोनों का अपवर्तनांक सेम है। अपवर्तनांक में देखो, अच्छा अपवर्तन में प्रकाश की किरणें मुड़ता कब है, जब माध्यम बदलता है, यानी कि सघन और विरल स्थिति आता है ना। और दोनों का क्या है, सघन और विरल प्रकाशता समान ही है, सघन और विरल कोई है ना, तो इसीलिए ये मुड़ नहीं रहा है। तो ये चीज याद रखना। इसी तरीके का और भी अगर दिया रहेगा तो निकाल लोगे, हाँ एग्जाम्पल के तौर पे ये सब लिख सकते हो। और देखो यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट में देखो कि बहुत सारा ऑप्शन दिया है,
वायु में देखो वायु का अपवर्तनांक कितना आता है 1.0003, पानी का कितना 1.33, केरोसिन का 1.44, केरोसिन का देखो किसका है केरोसिन, केरोसिन का कितना है 1.44, ये दे दिया क्या अपवर्तनांक है, क्या है हाँ अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक दे दिया है, तुमको निकालना है केरोसिन में प्रकाश की चाल, निकाल पाओगे? चलो निकाल के दिखाओ तो तब तो। देखो जिसको जिसको समझ नहीं आया है वो देख लोगे। ऐसे देखो केरोसिन वाला हम बना दिए यहाँ पे, है ना, कितना था बता तो, ये अपवर्तनांक 1.44 था, है ना, और केरोसिन में प्रकाश की चाल ज्ञात करना था। तो करना क्या होगा, सूत्र तो जान ही रहे हो, केरोसिन का अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटे केरोसिन में प्रकाश की चाल। इसको अगर यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्योंकि ये भाग में है तो जाएगा उधर गुना में, और गुना में ये है तो इधर आएगा तो भाग में, मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं, कर दिए। ठीक है, अब वैल्यू रखे, सी का मान कितना होता है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, ये हर जगह पर रखना है सी का मान यही सेम, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना, और नीचे क्या लिखोगे 1.44, क्योंकि n के बराबर देखो दे दिया, है ना। अब 3 को भाग करना है कितना से 1.44 से, 1.44 से भाग करोगे किसको 3 को, कोई दिक्कत? ठीक, अच्छा उतना भी अगर झंझट है तो एग्जाम में तुम एक और तुम्हारे पास ऑप्शन है, 3 को भाग करना कितना से 1.4 से, 1.4 का मतलब क्या होगा, अच्छा 4 लिखे हैं तो देखो दशमलव के बाद उधर हटा दिए, उतना ज्यादा हम लोगों को क्लोजली जाना भी नहीं है, समझ गया, उतना क्लोज नहीं जाना है, इसका दशमलव हटाएंगे तो 30 हो जाएगा, 30 बटे चौक दे, भागा नहीं दे पाओगे, चौक दे दूना 28 होता है, कितना बचा 2 बचा, ठीक है, दशमलव देंगे तो 20 हो जाएगा, चौक दे का चौक दे होगा, अब छोड़ दो, कोई दिक्कत, अब छोड़ दो, दशमलव के बाद इतना लिखना ही नहीं, गुना 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो 0.8 है, यहाँ 10 हो गया, 0.8 और यहाँ पे कितना हो गया, एक के बाद तो 0 तो लिख सकते हैं, यहाँ देखो 8 है और यहाँ 10 है, कितना का अंतर हुआ, कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है, और इतना में गलती भी नहीं करेगा, समझा। अब ज्यादा भी नहीं हटा देना है, ये भी याद रखना है, बात समझा रहे। चलो आगे हम लोग देखते हैं किसका, एक हीरा का बोले कि निकालने के लिए, हीरा का देख लो, जिसका जिसका बन गया बहुत अच्छा है, नहीं बना है तो देखो अभी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 2 अंक तक भी लिख सकते हो, 1 अंक तक भी लिख सकते हो। हाँ तो यहाँ देखो क्या करना है बोलो तो, हम लोग लिखेंगे ND मतलब डायमंड का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा C बटे CD। अब बताओ ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ भेज सकते हैं, तो क्या हो जाएगा CD बराबर क्या हो जाएगा C बटे ND, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा बोलो, CD बराबर C का मान 3 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड और बटे नीचे क्या हो जाएगा ND का मान 2.42, भाग दे लेना है ना। हम इससे कौन सी 3 में भाग देने में तुमको भारी लगता है, 300 में भाग दो, देखो 300 में भाग देना कितना 242 से, कितना बार में भाग लगेगा बोलो, कितना बार में भाग लगेगा, एक बार में, बचेगा कितना 58 बचेगा, कितना बचेगा 58, दशमलव देंगे तो कितना हो जाएगा 580 हो जाएगा, 240 से भाग दे दो कितना हो जाएगा, लगभग 2 बार में लगेगा ना, 1.2 छोड़ दो ना, क्यों अभी झंझट करेंगे आगे, दशमलव के 1 अंक तक निकाले रे, 1.2 इंटू 10⁻, देखो ये कितना बचा है 8 मीटर प्रति सेकेंड, देखो निकल गया, ये काहे का झोल करेंगे हम लोग, हाँ हो गया बिल्कुल हो गया, और कुछ करोगे बता, 3 में भाग देना था कितना से 2.42 से, भाग देने के लिए जान रहे हो या नहीं जान रहे हो, अब भाग देने के लिए तुम लोग जानते हो 2 से 5 से 10 से, है ना, और ये सब भाग देने नहीं जानते हो, कैसे होगा किरे, अगर ये सब भी भाग नहीं दे पाओगे तो कैसे होगा बता तुम, ठीक है, थोड़ा सा ये सब चीज पर ध्यान दो। चलो आगे हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे, क्या अपवर्तनांक तो ही गया है,
सी डी का मतलब हुआ डायमंड में प्रकाश की चाल, मतलब हीरे में प्रकाश की चाल। ठीक है, देखो बोलते हैं ना तो उस समय ध्यान भी दिया करो, तुम लोगों का ध्यान बहुत कमजोर है, ये चीज में देखते हैं, कुछ बोल के निकल के पते नहीं रहता है कि क्या बोले, समझ गया। नोटिस करना पड़ेगा एक एक बात पर, बंदर की तरह। ठीक है, बंदर बनना नहीं है, लेकिन बंदर की तरह नोटिस करना है। ठीक है, एक एक चीज नोटिस करना बढ़िया से। ठीक है, अच्छा बंदर की तरह नहीं, बगुला की तरह ध्यान रखना है। ठीक है, एक तुम लोग पढ़ा होगा ना रे श्लोक, काक चेष्टा बको ध्यानम। हाँ, तो काक चेष्टा मतलब कौए की तरह चाह होना चाहिए, और बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, कुत्ता की तरह नींद होना चाहिए, समझ गया। ठीक, और भोजन भी कम करना चाहिए, तब ये सब विद्यार्थी का लक्षण है। ठीक है, संस्कृत में बोला जाता है कि श्लोक है, देख लेना तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान नहीं रहता, यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ध्यान कहीं और रहता है। कहाँ पे, क्या क्या सोचते हो तुम लोग, थोड़ा बता दो पढ़ने वक्त में भी, कहाँ से एग्जाम पास कर जाए फटाक से ना। ठीक है, बिना पढ़े एग्जाम पास कैसे करें, ठीक है, बिना पढ़े टॉपर कैसे बने, ठीक है, बिना किताब उल्टाए ज्ञानी कैसे बने, तो ये सब नहीं चलने वाला है, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अपवर्तनांक। ठीक है, केरोसिन का अपेक्षिक अपवर्तनांक किसकी तुलना में, ऐसे लिख दो, केरोसिन का पानी की तुलना में, पानी की तुलना में, ठीक है, अपेक्षिक अपेक्षिक अपवर्तनांक। यहाँ पे क्लियर लिखा रहेगा हमेशा टॉपिक में, मतलब जो भी सवाल रहेगा ना उसमें लिखा रहेगा कि केरोसिन का निकालना है किसकी तुलना में, पानी की तुलना में, केरोसिन का निकालना है किसकी तुलना में, तो कांच की तुलना में, केरोसिन का निकालना है किसकी तुलना में, तो हीरा की तुलना में, कुछ भी देगा, समझ गया। या हीरा का निकालना है किसकी तुलना में, पानी की तुलना में, हीरा का निकालना है केरोसिन की तुलना में, मतलब दो को दिया रहेगा, समझ गया। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे निर्वात ले रहे थे, लेकिन अब निर्वात नहीं लेंगे बल्कि किसी और को लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात क्या करेंगे, जैसे देखो केरोसिन का निकाल रहे हैं तो केरोसिन का ऊपर लिखना है, जैसा वहां पे माध्यम का लिखे ऊपर, उसी तरीके से यहाँ केरोसिन का ऊपर में लिखेंगे, तो केरोसिन का अपवर्तनांक, है ना, केरोसिन का अपवर्तनांक और बटे पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक, है ना। बता केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.44, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33, भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 पॉइंट, अब बचेगा कितना, एक एक बचा, है ना, जीरो देंगे तो दशमलव हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव देंगे तो जीरो हो जाएगा, 110 हुआ, अभी भी भागने लगेगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 1100 ना, तो 133 से कितना बार में लगेगा, लगभग 8-9 बार में लग जाएगा, 8, मोबाइल से देके देख लो उसको कितना आएगा, 1.08 ऐसे ला दी हम अपने अनुमान से इतना, तो ये हो गया आंसर, 1.827, जीरो ना लिखा है, 1.8 कैसे होगा, 1.08, उधर नहीं लिखना है, अब छोड़ दो, हम अपने अनुमान से इतना दे दिए थे, दशमलव के 2 अंक बाद तक निकालेंगे, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, बात समझाइए बोला। ठीक, तो इधर समझ लो, देखो तीनों है, तीनों कंफ्यूजन वाला काम कराएगा, तीनों कंफ्यूजन वाला काम कैसे कराएगा तो समझोगे थोड़ा सा। अच्छा परिभाषा नहीं लिखा है तो परिभाषा तुम लोग लिख के आओगे, हम क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, समझ गया। पहले देखो जब बात कर रहे थे अपवर्तनांक का, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ये बात किए, है ना। ठीक, निरपेक्ष अपवर्तनांक का जब बात किए तो जो माध्यम का निकालना, उस माध्यम का अपवर्तनांक ऊपर में और निर्वात का अपवर्तनांक नीचे, मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक का अर्थ ये हो गया कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के अपवर्तनांक की तुलना में कितना है,
निर्वात की तुलना में कितना है, और आपेक्षिक अपर्तनांक देगा तब वहां पर दो दो को दे देगा माध्यम, जैसे यहां पर ले लिया केरोसिन और पानी, समझ गया। जिसका निकालना है उसको ऊपर, और जिसकी तुलना में निकालना उसको नीचे, ये याद रखना है, समझ गया। अगर आपेक्षिक अपवर्तनांक का हम लोगों को परिभाषा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक किसी अन्य माध्यम की तुलना में, ठीक है, जितना होता है वह आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाएगा। कोई दिक्कत, समझ गया। किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक किसी अन्य माध्यम की तुलना में, ठीक है, ज्ञात मान को ही आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक, समझ गया। और इसमें क्या होगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात की अपेक्षा जब ज्ञात करेंगे तो उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक आ जाएगा, ठीक। तो ये चीज याद रखना है, बात समझ आया। अब देखो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या बोलते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक अगर निकालना है, हीरा का निकाल दो तो थोड़ा पानी की तुलना में, हीरा का अपेक्षिक अपवर्तनांक पानी की तुलना में निकालो। आगे देखो ध्यान देना, जो पूछे हैं क्या, हीरा का अपेक्षिक अपवर्तनांक पानी की तुलना में, जिसका खास करके नहीं बनता वो देखो यहाँ, ठीक है। सबसे पहले तो किसका लिखेंगे, हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का पूछे हैं तो हीरा का ऊपर में, तो हीरा का कितना आता है 2.42, और पानी की तुलना में बोला है तो पानी का नीचे, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33 होता है ना। अब देखो दशमलव हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 242 दशमलव बटे 133 बराबर, भाग देंगे तो कितना आएगा 1.81, हो गया आंसर। यही करने में भारी लग रहा था। अच्छा सुनो, अब इधर तब तुम लोग उतारते रहना बाद में, इधर देख लो रे। देखो परिभाषा तो तुम लोगों को खुद से लिखना पड़ेगा अब, है ना। अपवर्तनांक का भी, निरपेक्ष अपवर्तनांक का भी, और आपेक्षिक अपवर्तनांक का भी। लेकिन आपेक्षिक अपवर्तनांक में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर, इसको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझोगे यहाँ पे आपेक्षिक अपवर्तनांक, है ना। इसको हम लोग लिखेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे माध्यम 1 का निकाले थे माध्यम 2 की तुलना में, तो यहाँ लिखेंगे 1 2, जैसे यहाँ पर लिखेंगे ना n, यहाँ पर क्या लिखेंगे n1 2, क्या लिखाएगा 1 2, और बराबर n1 बटे n2, समझा। ऐसे 1 का मतलब हुआ 1, मतलब केरोसिन, केरोसिन का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक किसकी तुलना में, पानी की तुलना में, तो पानी बाद में लिखाया। अब जो पहले लिखा है उसको ऊपर, और जो बाद में लिखा है उसको, हाँ 3, ये 1 और 2 3 कर दोगे, वाह। यहां तक सुनो, पहले निरपेक्ष अपवर्तनांक में कुछ नहीं करना है, नहीं, उसमें उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें तो फिक्स है ना कि निर्वात ही होगा, एक क्या होगा, निर्वात ही होगा। लेकिन इसमें फिक्स नहीं है, कभी केरोसिन आ जाएगा, कभी हीरा आ जाएगा, कभी पानी आ जाएगा, कभी तारपीन का तेल आ जाएगा, कभी बेंजीन आ जाएगा, है ना। तो इसमें फिक्स नहीं है। तो अब समझना कि देखो n1 का मतलब क्या हुआ, केरोसिन का अपवर्तनांक, माध्यम 1 लिखा है तो 1 का 1, और पानी का अपवर्तनांक n2 था ना, तो यही लिखे n1 बटे n2, मतलब हो गया n12। यहां तक तुम लोग देखो 1 2 3 नहीं लिखोगे, 3 लिखने के बाद छोड़ो, इसको 12 भी नहीं पढ़ना, समझा। इसको 12 भी नहीं पढ़ोगे, कॉमा भी नहीं लगेगा, ये भी याद रखना है। नहीं 1 into 2 भी नहीं पढ़ोगे, n1 2 n, हाँ नहीं लिखाएगा नहीं, रूल है। तो अब हम क्या बोले, जो बना के गया तो रूल है। अब सुनो यहाँ, इधर इधर सुन, इधर
तो अगर हम लोगों को निकालना है माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम दो की अपेक्षा, तो क्या लिखाएगा n12, क्या लिखाएगा n12, तो n1 और बटे n2 होगा। ठीक, और इसी चीज को अगर थोड़ा सा हम लोग चेंज करें तो बताओ इसका n1 बराबर क्या होगा। जैसे n बराबर लिखते हैं ना, n m बराबर लिखे थे c बटे c m लिखे थे ना, तो उसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं c बटे n के n1 के जगह पे c बटे c1, n1 के जगह पे c बटे c1। समझोगे, इधर पीछे का जो भूला है खत्म हो जाएगा अभी तुरंत। देखो यहाँ n1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं c बटे c1, क्योंकि nm बराबर मतलब किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, हाँ c बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे वही बोले कि एक का अपवर्तनांक जो है माध्यम एक का अपवर्तनांक जो होगा वो शून्य में प्रकाश की चाल और बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब माध्यम एक में प्रकाश की चाल। और इसको क्या लिखेंगे c बटे c2 लिखेंगे ना, c बटे c2 मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, इसी को थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा बोलो तो, ये पलट जाएगा। देखो c बटे c1 और ये वाला अगर भागा से गुना में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा c2 बटे c, ये तो c होगा, c बटे c1 और c यहाँ पे c2 बटे c हो जाएगा, c से c कट गया, क्या बचा, देखो इसीलिए क्या लिखेंगे n12 बराबर क्या हो जाएगा c2 बटे c1। ये सूत्र है हमारे पास, मतलब दो सूत्र हुआ, देखो एक ये सूत्र हुआ और एक ये वाला सूत्र हुआ। समझ रहे इस चीज को? देखो ध्यान देना, अभी अब तुम लोगों को बताते हैं शॉर्ट में किसमें इसका यूज कैसे होगा, समझना। अगर दो माध्यम का अपवर्तनांक दिया रहेगा तो एक दो का अगर निकाल लें, मान लो कि एक का निकाल रहे हैं दो की तुलना में, तो एक ऊपर में और दो नीचे। लेकिन अगर यही प्रकाश की चाल के अनुसार से अगर निकालेंगे तो दूसरा का ऊपर में लिखोगे और पहला का नीचे लिखोगे। क्यों? पहले से भी हम लोग आते जा रहे हैं। देखो जब हम लोग किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे थे प्रकाश के द्वारा, तो देखो जो भी माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे थे उस माध्यम में प्रकाश की चाल कहाँ रख रहे थे, नीचे। तो जिसका निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, एक का, किसका निकाल रहे हैं, एक का, दो की तुलना में, तो एक का निकाल रहे हैं तो एक को नीचे लिखे। आज किसकी तुलना में निकाल रहे हैं, दो की तुलना में, दो को ऊपर रख दिए। तो ये प्रकाश की चाल में उल्टा हो जा रहा है, 1 2 यहाँ है तो यहाँ 2 1 हो गया, लेकिन अपवर्तनांक रहेगा तो 1 2 ही रहेगा। जैसे यहाँ 1 है तो ऊपर में 1, यहाँ 2 है तो नीचे 2, पहले वाला ऊपर, नीचे वाला बाद वाला नीचे, लेकिन प्रकाश की चाल होगा तो ये उलट जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज और है, अगर हम लोग केरोसिन का निकाल ले पानी की तुलना में, अगर पानी का निकाल लेंगे केरोसिन की तुलना में तब क्या हो जाएगा बोलो तो? तब देखो इधर बताते हैं थोड़ा सा, क्या हो जाएगा बोलो तो, n21 बराबर n2 बटे n1 होगा। देखो पानी का निकालना है अब किसकी तुलना में, केरोसिन की तुलना में। पहले निकाले थे केरोसिन का पानी की तुलना में, अब क्या निकाल रहे हैं, पानी का निकाल रहे हैं केरोसिन की तुलना में, उल्टा दिए। बात समझा? पहले निकाले थे एक का दो की तुलना में, देखो एक का दो की तुलना में, अब दो का निकाल रहे हैं एक की तुलना में, तो वही होगा 2 नीचे 1। और अगर प्रकाश की चाल रहेगा तब क्या होगा, n21 बराबर क्या हो जाएगा, c1 बटे c2, उल्टा हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा ये और ये नीचे। बात समझा? ठीक, तो ये चीज याद रखना है। एक चीज और है इसमें, क्या, अगर ये दोनों को गुना कर दें, अगर ये को इसको और इसको गुना कर दें तब क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक। जैसे देखो यहाँ पे n21 और गुना n12 बराबर क्या हो जाएगा, एक। कैसे होगा एक, तो इसको सत्यापित भी कर सकते हो। देखो यहाँ इसको क्या लिखेंगे, n2 बटे n1 लिखेंगे इसको, और इसको क्या लिखेंगे, n1 बटे n2। कट जाएगा कि नहीं? देखो 2 से 2 वाला कटेगा, 1 से 1 वाला कटेगा, क्या बचा, एक। आ रहा है कि ना? बात समझा? तो ये चीज याद रखना कि दोनों दो माध्यम दिया रहे और दोनों की तुलना में एक दूसरे का अपवर्तनांक का गुणनफल, आपेक्षिक अपवर्तनांक का गुणनफल एक होता है। याद रहेगा? ठीक, तो ये सब लिख लो थोड़ा सा, आपेक्षिक अपवर्तनांक। देखो परिभाषा जो जो रहेगा वो तो हम लिख देते हैं पहले, किसका किसका, अरे अपवर्तनांक
निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक और आपेक्षिक अपवर्तनांक, है ना। आपेक्षिक अपवर्तनांक। अब तीन चीज हुआ है यहाँ हमारे पास, है ना। तीनों का परिभाषा लिख के आना है और बाकी जो लिखना है, देखो तीनों का परिभाषा लिख के, इसमें तो व्यंजक खल लिखाएगा, सूत्र लिखाएगा, इसमें भी सूत्र लिखाएगा, इसमें भी सूत्र लिखाएगा। कौन वाला? ये वाला, है ना। ये वाला यहाँ भी देखो लिख दिया है, ठीक। बढ़िया से समझ गए हो, बढ़िया से लिखना है। और उसके बाद देखो इसमें ये जो किया है ना हम लोग कांड, यहाँ से यहाँ तक में, ये वाला किसमें? अपेक्षिक अपवर्तनांक में। ये वाला जो किए हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, सब लिखना है। कोई दिक्कत? तो ये 3 गो क्वेश्चन हुआ, तुम लोगों को लिख के आना है। जहां से लिख के आओगे, किताब से लिख के आओगे तो किताब से लिखो, किसी से पूछ के लिख के आओगे तो पूछ के लिख के आओगे, अगर समझ गए तो अपने से लिखो, या फिर गूगल बाबा से पूछ के लिख के आओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन लिख के आना है, समझा? ठीक, लो।